Hello dear student of class 11, this is your physics teacher Anshuman sir, and today we are going to start our new chapter, the chapter number 6, and the name of the chapter is work, energy and power. Dear student, this is the basic chapter, and in this chapter we are going to discuss what is the meaning of work and what is the meaning of energy and power and lot of things which you are already discussed in क्लास 9th राइट। तो इसी का हम थोड़ा सा एलोबरेट फॉर्म यहाँ पे पढ़ेंगे और कुछ और नई चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फिज़िक्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये इसका कंप्लीट नोट्स है जो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो सिलेबस का ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है कि इसमें कौन क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, तो ये सब कुछ मैंने सिलेबस में मेंशन कर दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क का मतलब क्या होता है। तो बेटा आप लोगों ने फोर्स के बारे में डिस्कस किया है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन में क्या करता है, चेंज करता है। और जब भी किसी भी मास पे या किसी भी बॉडी पर जिसका कुछ मास है उस पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट्स मीन वो कुछ डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमने इस पर कुछ क्या किया, वर्क किया। तो वर्क की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप कह सकते हैं वर्क इज सेड टू बी डन इफ़ वी अप्लाइड अ सम फोर्स ओवर द बॉडी एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, वर्क डन किया। तो यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स को अगर आप डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम लोग वर्क डन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द definition of work done which you already discuss from the class 9th। आप क्लास 9 से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एडवांस लेवल पे देखेंगे कि जब कोई भी वर्क डन, जब भी कोई वर्क डन जो है कैसे काम करता है, कुछ एंगल बनाते हुए काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वर्क डन को कुछ एग्जैक्ट एंगल के साथ लगाएं, हो सकता है कि कुछ वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए लग रहा हो। तो यहाँ से हमें एक बेसिक चीज़ समझ में आएगी कि जब भी हम वर्क डन करते हैं तो वो हमेशा और हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं होता। कंपोनेंट्स के बारे में ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इस फिगर को ध्यान से समझिए आप। ये फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फिगर समझ में आ गया तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिएगा यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और यहाँ पे आप एक फोर्स इस तरह से लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये आप समझते रहिएगा। तो यहाँ से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। मान लीजिए एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है, एफ कॉस थीटा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट जो होगा वो एफ साइन थीटा होगा। और एग्जैक्टली इस मास का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है इस फोर्स का, जो ये फोर्स काम कर रहा है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसको कौन बैलेंस कर लेगा, इसका मास बैलेंस कर लेगा। तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट को कौन कैंसिल आउट कर देगा, जो है इसका वेट जो है कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, जो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट हो गई। ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा लग रहा है और नीचे की तरफ वेट लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो जो भी नेट वर्क डन होगा वो इस किस कंपोनेंट की वजह से होगा, एफ कॉस थीटा की वजह से होगा। तो अब आसान है कि यहाँ पे हमने लिखा भी है, let a force is acting over a mass with an angle theta from the above figure, it is clear that vertical component of the force is cancelled by the weight of the object, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, आपस में जीरो होगा। इसका मतलब जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क डन होगा वो किसकी वजह से होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। अब एफ हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा है। तो देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या निकल के आ जाएगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। 9th में आपको ये बात डायरेक्टली बता दी जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें समझ में आएगी कि हमेशा जो है वर्क डन किस कंपोनेंट की वजह से काम करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से काम करेगा। और शायद इस चीज़ को आप जानते भी हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक है तो फोर्स जब आप ऐसे लगाएंगे तभी ये डिस्प्लेस होगी। अगर ब्लॉक आपके पास ऐसा है और फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, है ना। मतलब परपेंडिकुलर लगाएं, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। आप सोचिए खुद से कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो हमेशा आप साइड से फोर्स लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, कभी भी आप उसे परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़, हाँ, किसी चीज़ को अगर उठाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ, लेकिन वो भी सरफेस का हॉरिजॉन्टल होगा क्योंकि मोशन जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है, जो थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो अगर किसी चीज़ को आप ऊपर की तरफ भी उठा रहे हैं तो डिस्प्लेस उसे एच हाइट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एच की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही तो होगी, फोर्स भी आप ऊपर लगा रहे हैं, तब भी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप समझते रहिए, ठीक है। चलिए ये बात समझ। कुछ में केसेस है कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। तो अगर
इस तरह से समझिए, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है, उस कंडीशन में मैक्सिमम वर्क डन होगा। दैट मीन थीटा विल बी जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा समझिएगा, जब डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे हो और डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हो, डिस्प्लेसमेंट आप ऐसा करना चाहते हैं और फोर्स 90 एंगल के साथ लगा रहे हैं, तो cos 90 की वैल्यू तो जीरो होती भैया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगी। आ रही बात समझ में। मतलब इस तरह से समझो कि जैसे मान लो कि ये एक मास है और वो ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है और तुम इस पर फोर्स इस तरह से लगा रहे हो और डिस्प्लेस तुम इधर करना चाहते हो, तो ये क्या डिस्प्लेस होगी इधर की तरफ, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू जीरो भी आ जा रही है, बात समझ में आ गई। सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नेगेटिव इज द सेम, वर्क डन इज पॉजिटिव। मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब यही चीज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे कि नेगेटिव कब होगा और अपोजिट कब होगा, ये तो बात तुम्हारे समझ में आ गई हुई, वर्क डन जीरो कब होगा। अब ये तीसरा वाला केस समझिएगा, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुमने फोर्स नीचे की तरफ लगाया, लेकिन लगा करके जब आप छोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और इसके बीच का एंगल कितना है, 180 है, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, -1 होती है, तो देखो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू माइनस एफ एस। इसका मतलब बेटा एक बात समझ में आती है हमारे कि जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तो वेरी कर रहा है वैल्यू। अगर वैल्यू वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। दूसरी चीज़ कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन को आप लिखते हैं वेक्टर ऑफ एफ एस कॉस थीटा, ऐसे लिखते हैं। अब आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर अगर ए बी हैं तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहाँ एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो एफ एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ एस। ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, वेक्टर ऑफ एफ डॉट वेक्टर ऑफ एस। ठीक है, यही तो, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो था कि जब आपने वर्क डन किया बाई कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपने वेरिएबल फोर्स के साथ वर्क डन किया, कभी आप किसी, मान लीजिए आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, कभी आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, किसी इंस्टेंट में आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया। जैसे एक घोड़ा गाड़ी जो होती है, एक जो हॉर्स कॉट होता है, वो कभी उस पर जो लगा हुआ हॉर्स होता है, कभी वो ज़्यादा फोर्स लगाता है तो वो ज़्यादा फास्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा, और कभी वो स्लो डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि फोर्स जब वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में वर्क डन कैसे होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है तो उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो मानते हैं कि मोशन कुछ इस तरह से हो रहा है, कभी फोर्स ज़्यादा लगता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, कभी फोर्स कम लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो मान लेते हैं ये कर्व ग्राफ इसके बीच में है, किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक ग्राफ आया। अब ये ग्राफ कैसे आया, तो इस तरह से समझ सकते हैं, एक तरफ आपने एफ लिया, एक तरफ एस लिया, तो आपने नोट किया कि जब आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट 10 हुआ, जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया। तो मतलब जैसे जैसे आप फोर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, फोर्स कम करते जाएंगे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, और जब इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से मिल जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, ग्राफ क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच में जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो एफ एस ग्राफ का मतलब फोर्स और एरिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ है, अगर उस ग्राफ का एरिया हम लोग फाइंड कर लें, मतलब उस कर्व के अंतर्गत जो भी एरिया आता है उसको फाइंड आउट कर लें, तो हमें क्या पता चल जाता है, हमें वर्क डन पता चल जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मैंने सिंपली क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप चूज कर लिया, और इसमें मैंने माना कि मान लीजिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ, और लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, df होगा, और वर्क डन लगने वाला फोर्स क्या होगा, f होगा, लगातार वेरी कर रहा होगा, लेकिन जो लगने वाला वर्क डन होगा वो w होगा, dw होगा। तो बस अब हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू को नोट कर लिया। तो dw इक्वल टू एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन। अब मुझे टोटल चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद इन प्रॉपर लिमिट। तो जब मैंने विद इन प्रॉपर लिमिट इसको इंटीग्रेट किया तो dw को ऐड करोगे तो w आ जाएगा, लिमिट 0 से w, अपर में से लोअर को माइनस करोगे तो w आ जाएगा, और यहाँ से देखो क्या निकल के आएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एफ क्या है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, एफ कॉस थीटा डी एस। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ वेरी कर रही होती है तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसमें हम इसको देखेंगे। बात समझ में आ गई।
ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। अब चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो सिंपली हमें पता होता है कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क डन इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। तो एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। लेकिन जब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एसआई यूनिट में तो इसे हम लिखते हैं जूल। क्या लिखते हैं? जूल। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल को अगर डिफाइन करना हो तो इस तरह से कह सकते हो कि 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस a body by 1 मीटर by applying 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा के बॉडी को 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दे दे तो उससे जो वर्क डन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? 1 जूल कहेंगे। आगे बात समझ में? सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी बेटा अर्ग होती है। इस बात को याद रखना। अर्ग की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी गलत लिखी गई है। ARG नहीं होता, ERG होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे आप। ERG, अर्ग की स्पेलिंग होती है ERG। ठीक है। और 1 जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसको आपने निकाला भी होगा जब आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखा था। वहाँ पे आपने डिस्कस किया था कि हम लोग डायमेंशन की हेल्प से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जूल को डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसा कि जूल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सो 1 जूल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ बॉडी बाई 1 मीटर बाई अप्लाइंग अ 1 न्यूटन फोर्स। अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके हम उसे जो है किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके अगर उस बॉडी में हम लोग 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जनरेट कर दे रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटी को या ऐसे अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग कहते हैं 1 जूल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। सो इस तरह से ये वर्क डन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा, तो आप सिलेबस को अगर देखिए तो यहाँ हमने लिखा था वर्क डन, तो ये पहला तो यहाँ कन्वर्ट हो गया वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ से जस्ट हम लोग शिफ्ट करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि इसी वर्क डन से रिलेटेड है तो सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने ये वाला पोर्शन तो क्लियर कर लिया यहाँ से यहाँ तक, अब इसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक है तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे। चलिए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझने में इसमें थोड़ी समस्या आती है। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारे नेचर में 2 तरह के फंक्शन होते हैं। मतलब हमारे जैसे आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ा है ना कि आप कुछ वैल्यू रखते हैं, कुछ वैल्यू मिलती जाती है। अच्छा, कोई भी फंक्शन जो होता है, शायद आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी फंक्शन जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पाथ को क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे अगर हमें एक इक्वेशन लिखी, कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये mx प्लस सी, तो ये किसका इक्वेशन है? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसके पहले आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ा था तो उसमें आपने पैराबोला का इक्वेशन देखा था। तो हर एक शेप का अपना एक इक्वेशन है, हर एक मोशन का अपना एक इक्वेशन है। तो मान लेते हैं कोई बॉडी जो है वो मोशन कर रही है और मोशन करने में उसके जो मोशन का इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, या क्योंकि मोशन में टाइम इन्वॉल्व होता है तो हम लोग यहाँ टाइम को भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ टी। मतलब y जो है वो t का फंक्शन है। मतलब आप t की वैल्यू चेंज करते जाइए, y की वैल्यू आपको अलग अलग मिलती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर कोई फंक्शन, तो फंक्शन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉइंट फंक्शन, फिजिक्स में हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। एक होता है पॉइंट फंक्शन, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एक टीचर ही समझाता है, इसलिए टीचर की ज़रूरत होती है आपको, अदरवाइज़ बुक में तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉइंट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। तो ऐसा कोई फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल केवल इन्हीं दोनों सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, उन्हीं पोजीशंस पे डिपेंड करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट फंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल, मान लीजिए 2 पॉइंट हैं A और B, तो A और B पे ही केवल डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन। जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी कैसा फंक्शन है? पॉइंट फंक्शन। क्योंकि आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने देखा कि यहाँ पे वेलोसिटी बॉडी की क्या है और यहाँ पे क्या थी, तो फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे फंक्शंस जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट फंक्शन कहते हैं। सिमिलरली ऐसे फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके डिफरेंट पाथ पे डिपेंड करते हैं, जैसे डिस्टेंस हो गया।
जैसे मान लीजिए पहला पाथ हमने ट्रेवल किया, इस तरह से हमने दूसरा पाथ ट्रेवल किया, तीसरा पाथ ट्रेवल किया, चौथा पाथ ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस एक ऐसा फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड करता है, पूरे पाथ पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ सके कि कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं। तो देखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो ये वर्क डन से रिलेटेड है। इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स, मान लीजिए आपने कोई फोर्स लगा करके किसी भी बॉडी पे वर्क डन किया। इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी भी फोर्स को लगा करके आप किसी बॉडी पे वर्क डन कर रहे हैं, किसी बॉडी पर आप वर्क डन कर रहे हैं, तो अगर उसका वर्क डन उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब फोर्स जो है वो कैसा है, कंजर्व है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। अब ये कहाँ से आता है, ये आता है आपका बेटा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जो आप अभी ने कांस्टेंट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आपने पढ़ा, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट कोई चीज़ कंजर्व है, इसका क्या मतलब है, कोई चीज़ कंजर्व है इसका मतलब क्या है, फोर्स कंजर्व है इसका क्या मतलब है कि पूरे प्रोसेस में जो फोर्स की वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने कांस्टेंट फोर्स से देखा और फिर उसके बाद आपने इस पर देखा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई बेटा कि ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग देखिए। ठीक है, सो द इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन then and not depend upon the nature of the path is called the conservative forces, है ना। such a function are called the point function। अभी point function के बारे में मैंने समझाया था। जैसे अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दूसरा मैंने आपको बताया कि आप जो है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं, दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों कैसे फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अभी जब आप 12th में आप जाओगे तो इसको और अच्छे से पढ़ोगे कि दोनों बॉडी, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है ना, वो इन लाइन के एक्सेस पे ही काम करता है। वो इधर उधर काम नहीं करेगा कि ऐसे फोर्स काम कर लिया, ऐसे फोर्स काम कर लिया। हमेशा इसका जो फोर्स होता है वो इसी के लॉन्ग, दोनों लाइन को, दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग काम करता है। सिमिलरली दो मासेस अगर आपके पास है, मान लीजिए ये पहला मास है, ये दूसरा मास है, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसी के लॉन्ग इनका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। इधर उधर नहीं काम, कि फोर्स ऐसे काम करने लगे। तो अगर इन दोनों के अलॉन्ग ही काम कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स इज जीरो, है ना। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि यहाँ पे जीरो लिखा है, तो जीरो तो नहीं होना चाहिए। चेंज इन नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब फोर्स जो होगा वेरिएबल नहीं होगा, फोर्स क्या होगा, वेरिएबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यहाँ जीरो नहीं रहेगा, इसको कट कर लीजिएगा, या जीरो अगर आप लिखेंगे तो चेंज यहाँ लिख लेंगे, चेंज इन नेट फोर्स, तो चेंज इन नेट फोर्स विल बी जीरो। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अलॉन्ग द क्लोज पाथ इज जीरो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी क्लोज पाथ के लॉन्ग, अगर किसी भी क्लोज पाथ के लॉन्ग आप वर्क डन कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई एक चार्ज है ना, और तुम उससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड, इसकी एनर्जी निकाल रहे हो, तो देखोगे जो तुम्हें यहाँ पे एनर्जी जो मिलेगी वही सेम एनर्जी आर डिस्टेंस पे यहाँ पे मिलेगी, वही सेम एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, वही सेम एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, वही सेम एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। अब मान लो कि तुमने किसी चार्ज को, अभी इसको सबको मिला दिया आपने, तो एक सरफेस क्रिएट हो गया, है ना, जहाँ पर एनर्जी एक जैसी है। अब तुम अगर किसी चार्ज को यहाँ पे रखते हो और इसको मूव करा करके यहाँ पे ले जाते हो, फिर यहाँ पे ले आते हो, फिर यहाँ पे ले आते हो, और मूव करा करके फिर से यहीं पे लेके आते हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि इन सभी की एनर्जी सेम है, तो कोई भी जो है चेंजिंग नहीं होगी, है ना। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं, क्योंकि तुमने घूम करके फिर से तुम इसी पोजीशन पे आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो क्लोज पाथ पे वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पाथ, देन द फोर्स इज कॉल्ड द कंजर्वेटिव। जैसे डिस्टेंस हो गया, अब ये दो पॉइंट है, यहाँ पे तीन पाथ हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू आपको मिलेगी। तो तीनों के लिए जो अलग अलग वर्क डन आपने किया है, तीनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल दैट,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सभी कैसे होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे फ्रिक्शन देखो ना आप, फ्रिक्शन में देखो आप, फ्रिक्शन में देखते हो आप ना, एक लेयर के अभी आपने टॉपिक पढ़ा था, ये फ्रिक्शन है ना। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है कि इसका पाथ कैसा है, स्मूथ है या कैसा है, रफ है। और जितनी दूरी तक आप उसे घसीटते हुए ले जाओगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हो गई। अब इस पर देखो, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है और इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे तुम चीज़ों को समझ सकते हो। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। अब वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। हाँ देखिए, कुछ बच्चों की शिकायत आ रही है कि भाई न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बेटा अब ऐसे ऑनलाइन माध्यम में न्यूमेरिकल में एक एक न्यूमेरिकल कराऊँ तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो अभी कुछ थोड़ी व्यस्तता है, अभी मैं मंडे से फ्री हो जा रहा हूँ, तो मैं आपको हर एक चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक बना करके पहुँचा दूँगा, ठीक है। और वो हमेशा के लिए हो जाएगा, जब चाहोगे उसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो, अभी जितना हो पा रहा है उतना कर लो। एग्ज़ाम में यही 6 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, जो सिलेबस में दिया गया है, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, परेशान नहीं होंगे आप। चलिए देखते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अ सरफेस इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल 30, मतलब जो फोर्स काम कर रहा है वो 30 एंगल के साथ, थीटा की वैल्यू 30 है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन इज 0 पॉइंट। तो यहाँ पे देखो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है ना, मतलब म्यू के की वैल्यू दे रखी है तुम्हें। कह रहा है कि इफ़ द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाई 10 मीटर अलॉन्ग देन इंक्लाइन देन along द इंक्लाइन सरफेस। तो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है देखिएगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आपको वर्क डन निकालना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन, तो आपको बताना है कि कितना वर्क डन हुआ, फोर्स के अलॉन्ग कितना वर्क डन हुआ। तीसरा आपको बताना है एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन अपवर्ड गोज, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका कितना एक्सलेशन काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले सिंपली हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिएगा, एक इंक्लाइन सरफेस है, ये आप जानते हैं, इंक्लाइन सरफेस थीटा एंगल बना रहा है। तो ये देखो इस तरह से समझो, इसका वेट इधर की तरफ काम करेगा, तो वेट के दो कंपोनेंट, इधर की तरफ वाला हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब आप फोर्स लगा करके इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगा, और साथ में ये क्योंकि ऊपर ले जाना तो एक्सलेट होगा। तो बस सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से समझिएगा, जो वैल्यू दी हुई है उनको नोट कर लेंगे, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखना बेटा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम कर रही है ना ऐसे, और ये ब्लॉक नीचे की तरफ जब आएगा तो इसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, एम जी साइन थीटा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि हम देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात, ब्लॉक को जब हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना। तो उस समय में जो ये एम जी साइन थीटा होगा ये फोर्स के बराबर होगा, मतलब ये अपोज कर रहा है इसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालेंगे तो हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस, और फिर यहाँ पे ये वैल्यू। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने कॉस क्यों नहीं लिया, तो क्योंकि बेटा हम लोग क्या निकाल रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं। फिगर को एक बार आप फिर से देखिए यहाँ पर, जब इस ब्लॉक को आप ऊपर की तरफ ले जाओगे फोर्स लगा करके, तो ये ग्रेविटी इसको अपोज करेगी, तो एफ किसके बराबर होगा, एम जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो आपको फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, तो सिंपल है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसका जो फोर्स होगा वो तो हमें पता चल गया ना, एम जी साइन थीटा। तो बस आपने डब्ल्यू जी फोर्स वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और इसमें सारी वैल्यूज़ को रख दिया आपने, रख करके आपने सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू आई 50 जूल। क्लियर है। अगला आता है वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये चीज़ पता है तुम्हें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो एफ के होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एफ के होता है, और एफ के उसको होता है म्यू के इंटू एस, नॉर्मल रिएक्शन, यही तो होता है। तो यहाँ से तुम्हें फोर्स पता चल गया, और मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। चलिए वैल्यू को रखते हैं, तो म्यू के की जगह पे तुमने लिख लिया म्यू इंटू आर। म्यू का मतलब जो है आपका तुम्हारा फ्रिक्शनल कांस्टेंट हो गया, आर जो है नॉर्मल रिएक्शन हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एस। तो तुमने वर्क डन अगेंस्ट, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। अब अगली बात आती है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज गो अपवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ब्लॉक व्हेन इट गोज अपवर्ड, एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ध्यान से समझिएगा कि जब आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे तो इस पर दो फोर्स काम कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, दो फोर्स काम कर रहे थे। एक तो तुम्हारा बेटा काम कर रहा था, देखो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक तो तुम्हारा काम कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा तुम्हारा काम कर रहा था एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और तीसरा एम ए के बराबर। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मान लेते हैं जैसे ये ब्लॉक, फिगर्स को फिर से देखो। अब देखो ध्यान से समझना है इस बात को,
मान लो कि ये ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऐसे लगाया आपने, और ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एम वी साइन थीटा, ठीक है। और क्योंकि फोर्स तुमने ऊपर लगाया तो इधर की तरफ ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा एफ के, ठीक है। और मान लो कि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होगा। तो तुम्हें नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने का तरीका यही है कि जितने फोर्स लग रहे हैं सबको सम कर लो, मतलब एफ को सम कर लो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है और एम जी साइन थीटा लग रहा है इसको ऐड कर लो। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो हमने सभी को क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। तो नेट फोर्स निकालने के लिए मैंने ऊपर लगने वाले फोर्स एम एस, और क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे थे इसलिए इनको हमने क्या कर लिया, आपस में प्लस कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, इनको हमने प्लस कर लिया। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने प्लस क्यों लगा दिया, तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा एम ए, मान लीजिए पूरी बॉडी ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, उसका मास एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ आपने लगाया माइनस ऑफ द, और ये जो दोनों फोर्सेस काम करें एफ एस और एम बी साइन थीटा, और जब तुम एफ को इधर ले आओगे एम ओ को इधर ले जाओगे तो ये डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्या लिख दिया है, एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ एस एम जी साइन थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसको रीअरेंज कर लिया, यहाँ पे एफ एस की वैल्यू मैंने रख दी, क्योंकि आर नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर है, और ये म्यू, तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखना तुम, ये वाली जो वैल्यू है और ये तो है ही आपके पास, एम इज इक्वल टू एफ माइनस, यहाँ से ए निकालना है, तो हमने क्या किया, ये हमको नीचे डिनोमिनेटर में लेके, आप सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, म्यू की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यूज़ रख दो, और जब सबकी वैल्यूज़ रख दोगे तो तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू निकल करके आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया। ये न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे अच्छे से, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे जिसमें हम लोगों ने वर्क के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को देखा कि वर्क जब काम करता है तो कैसे कैसे वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, और साथ में हमने इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो एनर्जी पे बेस्ड होगा, उसके बाद हमारा कोलिजन। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में मैं आपको पिछले जो लेक्चर्स हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, तो उसको भी आप साथ साथ रिवाइज करते चलें और साथ में इस चैप्टर को भी पढ़ते चलें। और अब मैं आपको जो है इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से चैप्टर नंबर 6 भी क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। सो आई होप आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो बच्चों पढ़ते रहिए अच्छे से। मंडे से मैं आपकी लाइव क्लास भी लूँगा जिसमें आपकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे 2-3 दिन में मैं उसको क्लियर कर दूँगा, आप उसके लिए बिल्कुल से परेशान नहीं होंगे। थोड़े एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से थोड़ी सी व्यस्तता थी, इस वजह से जो है नहीं हो पा रहा था, लेकिन आगे हम इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।